विमर्श क्लासेस स्ट्रीम के आज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है, मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं यदि आप देखे होंगे क्वेश्चन बैंक बीपीएससी वगैरह का। तो इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जब भी नेशनल इनकम की बात होगी तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर निकाला जाएगा। तब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर देखते हैं कि 2 ऑप्शन है। तो जब भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दिया हो और बाजार मूल्य दिया हो तो फिर आप उसमें देखेंगे कि कुछ जोड़ घटाव किया रहेगा, तब वो वाला ऑप्शन होगा। जोड़ घटाव का ये मतलब कि इसमें दिया रहे अगर कि प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर, माइनस सब्सिडी वगैरह, तब ऐसा हो सकता है बाजार मूल्य पर। अन्यथा जनरली यही बी वाला आंसर इसका होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो जीडीपी हम जानते हैं किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो जीडीपी में से जब विदेशों से अर्जित आय को जोड़ते हैं और देश में विदेशियों द्वारा कमाए गए आय को घटा देते हैं, तब उसको कहते हैं जीएनपी। तो जीएनपी हो जाता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। मतलब अपने देश के जो लोग बाहर कमा रहे हैं वो यहाँ लाएंगे तो प्लस एक्स हो गया, और माइनस एम अर्थात विदेश के जो लोग भारत में रह रहे हैं और यहाँ कमा के वो अपने यहाँ भेजेंगे तो उसको घटा देंगे। ठीक, यदि बंद अर्थव्यवस्था हो तब न एक्सपोर्ट होगा न इम्पोर्ट होगा, मतलब जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बराबर हो सकता है। नहीं तो जितना बाहर का लोग कमा रहा है उतना हमारे यहाँ के बाहर कमा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाएगा। अब एनएनपी क्या है कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी मशीनरी है इत्यादि है, तो उसमें कुछ डिप्रिसिएशन भी समय के साथ होते रहते हैं, अर्थात घिसावट भी होते रहता है। तो एनएनपी होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, तब वो हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसको निकाला जाता है जनरली फैक्टर कॉस्ट पर, अर्थात कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें बहुत सारे इनपुट कॉस्ट्स होते हैं उस पर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह के अभी जो चर्चा कर रहे हैं इसमें से रिलेटेड कुछ न क्वेश्चंस रहने की संभावना अधिक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ, एचडीआई से बहुत तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, एसडीआई में रैंकिंग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इजाद किसने किया था। तो यहाँ इसके घटक के बारे में चर्चा की गई है कि पर कैपिटा सकल राष्ट्रीय आय, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। चूँकि 5 ऑप्शन आने वाला है तो आप ये मान के चलिए कि मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन है बीपीएससी में, तो उसका आंसर ई ही होगा, चूँकि एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे ही होंगे। और ऐसा अगर समझ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए, चूँकि वक्त कम है तो शॉर्ट कोई उसका तरीका अपनाएंगे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा 1990 में आई थी और ये दिया हुआ है महबूब उल हक का। अनेकों एग्जाम्स में अनेकों बार पूछे गए हैं, और अगर 2 ऑप्शन रहे महबूब उल हक अमर्त्य सेन तो फिर ई वाला ऑप्शन इसलिए हो जाएगा कि उसमें इनका भी रोल कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, अमर्त्य सेन का भी। अब एक और बात पूछा जाता है कि हिंदू विकास दर क्या है। और अगर ऑप्शन में दिया जाए कि हिंदुओं की वृद्धि दर या भारत की जीडीपी की वृद्धि दर, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदू विकास दर जो है वो दरअसल प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा दिया गया है 80 के डिकेड में। 1978 में इस शब्द की अवधारणा आई थी, और 1950 से लेकर 1980 तक का भारत का जो विकास दर था वो लगभग स्टैग्नेंट बना हुआ था, 3% के आसपास, 3.2 ऐसा। तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने एक अपने रिसर्च मेथडोलॉजी के आधार पर ये कहा कि ये यहाँ हिंदू आबादी चूँकि अधिक है और हम लोग विश्वास करते थे, मतलब उनका मानना था कि हिंदू विश्वास करते हैं संतोषम परम सुखम, मतलब वो ज़्यादा डेवलप करने या ज़्यादा इनोवेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि में, तो उनके द्वारा ये दिया हुआ अवधारणा है। क्वेश्चन ये आता है कि हिंदू विकास दर शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है या फिर हिंदू विकास दर किससे संबंधित है। तो जान जाएंगे कि हिंदू के
पॉपुलेशन ग्रोथ से नहीं संबंधित है, ये संबंधित है जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का, उससे संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट आप नीचे देख रहे होंगे, सीधे क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, क्योंकि वक्त कम है एग्जाम्स में। तो जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन अगर आएगा 1921, 1931, 1951, तो उसका आंसर 1921 इसलिए देंगे कि इस बार देखा गया था कि जनसंख्या में निगेटिव रूप से गिरावट आई थी, -0.3%, फिर उसके बाद बढ़ने लगी थी। ये हो गया। 1931 का जनगणना वर्ष भी क्वेश्चन से पूछा जाता है, इसलिए कि प्रथम बार कास्ट बेस्ड सेंसस, आपको याद होगा कि उस समय वो आया था। नेक्स्ट है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा 1951, और इसलिए कि इस समय लघु विभाजक कहा गया कि इस समय जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो बहुत कम आ गया था, 3% से घट के 1.25% के आसपास आ गया था। ठीक, आज चूँकि इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो नोबेल प्राइज़ 6 सब्जेक्ट में मिलता है, हम लोग जान रहे हैं। तो वो जो मिलता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, वो इस बार मिला है 2023 में प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को, और इसलिए भी खासा है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है, अमेरिका की, और इन्होंने ये अनुसंधान करके बताया, ये रिसर्च करके बताया कि श्रम बाज़ार में, अर्थात लेबर मार्केट में महिलाओं की क्या स्थिति रही है। तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले जब प्राइमरी सेक्टर में लोग थे, प्राइमरी सेक्टर में उस समय महिलाएं भी खेती का काम करती थी या फिर पशुपालन वगैरह काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करके सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग गए, और यहाँ हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर क्या होता है। तो जैसे जैसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में गए, जिसको इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो अब फिर दूरी होने लगी, रात का काम के घंटे बढ़ने लगे, तो महिलाओं की सहभागिता कम होने लगी। फिर उसके बाद ऐसा देखा गया कि महिलाओं की जब शादी हो जाती थी तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती थी, तो उनका वहाँ से, और इधर प्राइमरी सेक्टर से लोग जाने लगे इंडस्ट्री सेक्टर में, तो उनका रोल घट गया। फिर जैसे जैसे सर्विस सेक्टर आया, तो फिर काम की सुगमता के कारण महिलाओं की ये बढ़ी, और उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा कंट्रासेप्टिव मेजर्स, जो है गर्भ निरोधक गोलियाँ इत्यादि का। इस सब का जब ईजाद हुआ तो महिलाएं अपने अनुसार से कुछ मैनेज कर पाती थी। तो ऐसा इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, वो बना देंगे हम। अब यहीं चर्चा कर लेते हैं कि सेक्टर, अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्शन, क्यूनरी सेक्टर भी जानेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर जनरली कृषि या अथवा उससे संबद्ध सेक्टर कहते हैं, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, फॉरेस्टेशन, उसके बाद खनन हो गया, माइनिंग, या फिर पशुपालन वगैरह हो गया। ये सारे जितने चीज़ हैं वो सारे प्राइमरी सेक्टर से हुए। इसको कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर के जो उत्पाद आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, उन्हीं के प्रोसेसिंग करके कुछ आगे बनता है, जैसे आलू से चिप्स बन गया, टोमेटो से टोमेटो का चटनी बन गया, टोमेटो सॉस बन गया इत्यादि। तो वो, और फिर आपको मतलब उसमें आ गया इंडस्ट्री, फिर गैस जलापूर्ति, ये सब आता है सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। टर्शियरी सेक्टर है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, लोग परिवहन, यातायात, दूरसंचार, उसके बाद रियल एस्टेट अर्थात अस्थावर संपदा, होटल इत्यादि में भी लगने लगते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें आएंगी सेवा क्षेत्र में अर्थात टर्शियरी सेक्टर में। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब क्वाटरनरी क्षेत्र के यदि आ जाए, या चतुर्थक सेक्टर, तो उसमें जनरली R&D इत्यादि आते हैं, जैसे सेल्स कंसल्टेंट हो गया, टैक्स कंसल्टेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, उसके बाद रिसर्च से में लगे हुए लोग हो गए। क्वाटरनरी सेक्टर की अगर बात हुई तो जनरली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एलाइड सेक्टर्स की बात उसमें करते हैं। जो सेवा प्रदान की जाती है वो वेलफेयर के लिए की जाती है, जैसे हॉस्पिटल से संबंधित सुविधा हो गई, या फिर एजुकेशन, एडवोकेसी इत्यादि से जो हो गई, जुडिशियरी इत्यादि, जो जनरली वेलफेयर उसका मेन थीम होगा। अब यहाँ हम जान लेते हैं आर्थिक क्रिया के बारे में, तब आपका कंसेप्ट वैसे लोगों का जिसका इकोनॉमिक्स बेस नहीं रहा। आप होटल में खाना खाते हैं, वही खाते हैं, चावल दाल सब्जी इत्यादि, वहाँ के लिए आप पेमेंट करते हैं। वही चीज़ आप घर में खाते हैं, वही कंपोनेंट लगते हैं, वही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वहाँ भी गैस लगता है, लेकिन क्या आप वहाँ पेमेंट करते हैं? नहीं करते हैं।
तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाए तो होटल में जो खाना खाए वो आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, लेकिन घर में वही खाना बना आप खाए वो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं कहलाएगा। ठीक, तो जस्ट क्वाटरनरी और क्वाटरनरी में कम से कम ये जानेंगे कि देख लेंगे अगर इस तरह से ऑप्शन देता है एडवांस। अभी तक टर्शियरी पूछने का रहा है ये सिस्टम, लेकिन चलन रहा है टर्शियरी तक का ही, लेकिन अगर फोर्थ मतलब चतुर्थक या क्वाटरनरी पूछा जाए तो ये रखेंगे कि जो वेलफेयर के लिए वो जनरली क्वीनरी से हो जाएगा, और जो एडवांस है सेवा क्षेत्र से आगे का चीज़ जैसे रिसर्च डेवलपमेंट, कहीं आउटसोर्सिंग वगैरह या फिर टैक्स कंसल्टेंट वगैरह, तो ये सारा जो आएगा वो आ जाएगा क्वाटरनरी सेक्टर में। अब उसके आगे हम यहाँ फिर आ जाएंगे, यहाँ कुछ चर्चा ये कर रहे हैं कि आधार वर्ष पूछा जाता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है, भारत का आधार वर्ष क्या है। तो आधार वर्ष अर्थात बेस ईयर 2011-12 है। बेस ईयर जनरली वैसे ईयर को माना जाता है जहां सामानों की, गुड्स और सर्विसेज की कीमत लगभग ठीक ठाक रही हो, मतलब एवरेज रहा हो। अब ऐसा ईयर नहीं लिया जाएगा जैसे किसी ईयर में मान लीजिए कि प्याज की कीमत काफ़ी हाइक हो गया, कभी किसी चीज़ का, टमाटर का कीमत काफ़ी गिर गया, उसको रोड पर फेंक दिया गया। तो ऐसा नहीं, जिस समय जो वर्ष सामान्य रहा हो सारे वस्तुओं सेवाओं के कीमतों के ख्याल से उसका। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि आधार वर्ष अभी भारत में क्या है तो 2011-12 है, और इसी पर हम लोग निकालते हैं नेशनल इनकम या फिर जीडीपी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पीसीआई जान लें, अर्थात पर कैपिटा इनकम अगर भारत का पूछा जाएगा तो वो 1,72,000 के आसपास है 2022-23 के करेंट रेट पे। और आपको बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि अगर आधार वर्ष पर पूछा जाए तो जनरली 2011 से अभी 24 चल रहा है, 13 वर्ष हुआ, तो वो बहुत कम होगा उससे। तो ज़्यादा वाला जो होगा वो करेंट ईयर पे होगा। और पीसीआई बिहार की बात की जाए तो थोड़ा अलग तरह से इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिहार का है $800, और पिछले बार के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि उसमें पूछा गया है कि जो भारत का पर कैपिटा इनकम है उसका कितना % बिहार का है। तो अभी वर्तमान में जो फिनेंशियल ईयर 2022-23 को अगर मान के चलें तो वहाँ 30% आता है बिहार का। अब एक और क्वेश्चन आता है, इसके बारे में जाने आप सब लोग पढ़ चुके होंगे निश्चित रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है या वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश रही है कि वही सारा क्वेश्चन उठाएं ताकि छूटे नहीं कोई भी क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन अगर आपका सही और गलत होता है तो बहुत का डिफरेंस होगा रैंकिंग में। तो यहाँ एनएसओ राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन दे आपको सीएसओ, एनएसओ, एनएसएसओ, तो निश्चित रूप से आप कंफ्यूज होंगे। तो उसमें आप जानिए कि पहले जहाँ भी लिखा आप देखे होंगे सीएसओ अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका मतलब हुआ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। लेकिन हुआ क्या कि 2019 में इस गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने क्या किया कि सीएसओ और एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसको मर्ज करके और एनएसओ नाम दिया, अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये काम करता है एमओएसपीआई अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, जिसके मंत्री हैं। अगर पूछ दिया जाए कि सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री कौन है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री कौन है, तो मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज में है भी राव इंद्रजीत सिंह। ये पूछा जाएगा जब भी तो यूनियन का ही पूछा जाएगा। यहाँ तक समझ गया। अब यहाँ आते हैं वर्ल्ड बैंक समूह में कौन शामिल है, मतलब वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इसमें कौन कौन है। आईएमएफ दिया हुआ है, आईबीआरडी है, आईबीआरडी का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, आईएफसी है, और आईडी है। अब देखें होंगे बिहार का बजट इत्यादि, तो इन सारे एजेंसी से बिहार सरकार लोन भी लेती है। तो ये जितना लिखा हुआ है आपको डी, और एक और मीगा भी अगर मिले मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ऐसा करके, तो ये सारा वर्ल्ड बैंक समूह में ही आता है। तो इसका ऑप्शन इस तरह से रहेगा, तो ई होगा। अब यहाँ हम चर्चा ये करना चाहे हैं कि ये सारी जो संस्थाएं हैं आईएमएफ और आईबीआरडी, आप क्वेश्चन देखे होंगे इकोनॉमिक्स का तो देखे होंगे कि ब्रेटन वुड्स संस्था के बारे में चर्चा की गई है। तो ये जनरली इकोनॉमिक या फिनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में है। जुलाई 1944 में आईएमएफ
और आरडी का इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसी को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि WTO क्या है, या इसकी स्थापना कब हुई थी, या इसका पुराना नाम क्या था। तो WTO को पुराने पहले जानते थे 1948 से ही शायद। तो वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो उस समय क्या होता था कि गेट जो है केवल गुड्स से रिलेटेड जो बाइलेटरल या मल्टीलेटरल नेशन के बीच जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था उसी में इंटरफेयर करता था। लेकिन बाद में ऐसी आवश्यकता महसूस की गई ग्लोबलाइजेशन के दौर में कि इसका थोड़ा सा चेंज किया जाए स्कोप और ब्रॉड वे बनाया जाए। तो फिर 1 जनवरी 1950 को इसी का नाम बदल के कर दिया गया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें जो गुड्स होंगे और सर्विसेज होंगे वो सारे इसमें आते हैं। अब यदि गुड्स और सर्विस की बात करें तो जस्ट एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मोबाइल है। मोबाइल यदि है तो वो हम देख रहे हैं कि वस्तु है, तो वो गुड्स हुआ। सर्विसेज क्या है, तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल है 400 ग्राम का, आप 200 का रिचार्ज करेंगे तो 410 ग्राम हो जाएगा। 1000 का रिचार्ज करेंगे तो वो 450 ग्राम हो जाएगा, और 2000 का करेंगे तो आधा केजी का हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो जो हम देख रहे हैं ये हो गया आपको, ये जो मार्कर हो गया ये हो गया गुड्स। यहाँ जो पढ़ाई चल रही है इसको कहेंगे सेवा अर्थात सर्विस। अब कभी कभी पूछा जाता है कुछ जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उसके प्रेजेंट अध्यक्ष के बारे में। तो WTO के अध्यक्ष पूछा जाए तो वो डॉक्टर ओंकोजो इवेला हैं, नाइजीरिया की, जो पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री है। ठीक। अब यहाँ कई दफ़े क्वेश्चंस में आते हैं कुछ रिपोर्ट्स जो है इंटरनेशनल फेमस रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिश करता है। तो यहाँ देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी करता है IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है IMF। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है UNCTAD अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी करता है IMF, वैश्विक वित्तीय साक्षरता रिपोर्ट। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात तो विश्व विकास रिपोर्ट। अब हेडक्वार्टर भी खूब पूछे जाते हैं कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है। 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, पेरिस इत्यादि। तो IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC। उसके बाद यूनिसेफ का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। तब ये समझेंगे कि जनरली जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल का काफ़ी इम्पोर्टेंस वाला वो अमेरिका में है। और यदि पूछा जाए यूनेस्को का विश्व विरासत सूची जो जारी करता है, आपको पता होगा कि 2 नए जगहों को जोड़ा गया है। अब 42 हो गया भारत में विश्व धरोहर सूची, जिसमें कलकत्ता के शांति निकेतन को भी जोड़ा गया है। तो वो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ एक काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्ल्ड बैंक काफ़ी चर्चित संस्था है, काफ़ी इम्पोर्टेंस का है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है 14वें अजय बंगा, और इनका ताल्लुक भारत से है। ये भारतीय मूल के हैं और अभी अमेरिकी नागरिकता इन्होंने ले रखी है। अब पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन का सबसे लास्ट मेंबर कितना है और इसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो यूनाइटेड नेशन का सबसे आखिरी जो बना हुआ सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है, और उसके सदस्य देशों की संख्या अभी 193 है। उसी तरह पूछा जा सकता है कि नाटो में कितने सदस्य देश हैं और सबसे अंतिम सदस्य कौन है उसका। तो ये कुछ ही दिन पहले की बात है, नाटो का अंतिम सदस्य है 32वां स्वीडन शामिल हुआ है। आप एक यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे सरप्राइजिंग। यहाँ लिखा हुआ है कि अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले प्रधानमंत्री कौन है, और आपको बहुत सारे प्रधानमंत्री दे दिए जाएँ, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, VP सिंह, चंद्रशेखर, ABY वाजपेयी, कुछ भी है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले प्रधानमंत्री मात्र 2 ही हैं अभी तक। NM इसलिए दिए हैं कि NM का मतलब नरेंद्र मोदी, और फिर इसी को उलटिए तो मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2009 में गए थे, और पिछले वर्ष गए हैं नरेंद्र मोदी।
इससे पहले कई बार उनकी 6 बार लगभग यात्रा हो चुकी है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका, लेकिन उसको राजकीय यात्रा अर्थात स्टेट विजिट नहीं बोलते हैं। इसलिए नहीं कि राजकीय यात्रा पर जाने का मतलब होता है कि वहाँ जो अभी जैसे अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनकी पत्नी है जिल बाइडेन, तो वो लोग व्हाइट हाउस में इन्वाइट करते हैं और आने जाने व्यवस्था सारा खर्च व्हाइट हाउस वहन करता है। तो ये मात्र आज़ादी से अभी तक 2 ही दफ़ा हुआ है और दोनों, एक मनमोहन सिंह को मौका मिला, एक नरेंद्र मोदी को। तो NMC आप याद रखेंगे। अब इससे पहले आप जान रहे होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालयी इमारत पेंटागन का है, जहाँ 9/11 इंसिडेंट भी हुआ था, लेकिन वो अब बदल चुका। वो अब इतिहास की बात हो गई। 80 वर्ष तक उसका कब्जा था इस पर। अब हो गया है सूरत डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालयी इमारत। आप जानते हैं सूरत गुजरात में। चंद्रयान तो काफ़ी चर्चित है, आपको भी लगता होगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चंद्रयान का जो लॉन्चिंग डेट है वो याद रखेंगे 14 जुलाई 2023। और कब सॉफ्ट लैंडिंग किया? सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से उतर जाना। तो ये घटना है 23 अगस्त 2023 की। और इस दिन स्पेस डे करके भी कुछ मनाया जाता है। तो ये है। अब ये भारत उस समय सिर्फ चौथा देश बना था चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला। USA था, रसिया था, चाइना था और उसके बाद इंडिया 4th। अब एक जापान भी वहाँ पहुँच गया है, तो ये 5वां देश हो गया। लेकिन उसके साउथ पोल पर पहुँचने वाला भारत एकमात्र देश है अभी भी। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे होंगे कि वहाँ जहाँ सॉफ्ट लैंडिंग किया उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति। ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग कहाँ से हुआ। तो याद रखेंगे कि उसका जो लॉन्चिंग हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर, शार एक जगह है और ये श्रीहरिकोटा में है, तो वहाँ से लॉन्चिंग हुआ। इसको भी याद रखेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, शार नामक जगह। एक आधा क्वेश्चन ये है कि किस जगह का नाम बदल के ये भी प्रेसिडेंट के नाम पर रख दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। तो वो है व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में है। वहाँ से भी बहुत सारे मिसाइल वगैरह का प्रक्षेपण वगैरह होता था, तो उसका नाम बदल के उड़ीसा में व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। अब इसमें जो 2 कंपोनेंट हैं उसका नाम पूछा जा सकता है। लैंडर था विक्रम और रोवर जो है प्रज्ञान, यही चारों तरफ जाके पता करेगा। अभी खबर आई है कि वहाँ ऑक्सीजन मिला है, लेकिन जान के बहुत खुश नहीं होना है। ऑक्सीजन हम लोगों को, आदमी को लेने के लिए गैसीय अवस्था में चाहिए और वहाँ वो ठोस अवस्था में है। अभी कैल्शियम मिला है, मैग्नीशियम मिला है और भी बहुत सारे चीज़ मिले हैं, धीरे धीरे उस पर चल रहा है। तो यहाँ ये भी तो पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर पहुँचने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले अगर विश्व में पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रांग हम लोग जानते हैं, और भारत की तरफ से पहुंचने वाले राकेश शर्मा, और वो घटना है 20 जुलाई 1969 की। उससे एक दिन पहले 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपये थी। अब पहला ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो उपग्रह है वो कौन है। तो भारत के हम जानते हैं कि महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे, तो ये जो थे आर्यभट्ट, वो 1975 में, और तब हम लोग रशिया के रॉकेट से छोड़े थे कॉस्मोस 3M। और यहाँ ये भी पूछा जा सकता है अगर कि अभी जो छोड़ा गया है ये इसरो के द्वारा चंद्रयान 3, तो इस समय इसरो के कौन चेयरमैन थे। तो चेयरमैन थे S सोमनाथ। और आदित्य 11 का लॉन्चिंग डेट है 2 सितंबर 2023। तो इतनी बातों की जो चर्चा की गई वो अभी आपको बता चुके हैं पिछले सेशन में कि जस्ट रिकॉल सेशन है। एक बार से सारी निगाह सब पर देखेंगे, चूँकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें विदिन ए वीक का टाइम है। तो आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि फिर नेक्स्ट कोई वीडियो हो तो आप तक पहुंच पाए, और हो सकता है कि वो आपके मार्किंग में, वो आपके स्कोर कार्ड में इजाफा कर सके। एक बार फिर से अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।